हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारी वीडियोज अपलोड कर दी है। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636। सो हमारा टोटल सम आना चाहिए 636 और हमारी जो एपी है वो हमें इस तरीके से गिवन दी है 9 देन 17 देन 25 एंड सो ऑन। सो हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते। उस लास्ट टर्म की अगर हमारे पास वैल्यू होती तो डायरेक्ट हम nth टर्म की हेल्प से उस n की वैल्यू फाइंड कर लेते। सो यहां पे इसलिए हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि हमें सम की हेल्प से उस n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। सो नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करके लाने हैं हमें। सो इस एपी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल है 9 और कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का रूल सिंपल होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सो यहां पे 17 में से हमारा 9 सब्ट्रैक्ट होगा, सो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है +8। आप चाहो तो 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपकी +8 वैल्यू आएगी, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सिमिलर होता है, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 9 अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 है एंड हमारे पास सम की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ n टर्म्स, वो है हमारे पास 636। ये तीन चीजें अवेलेबल है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करके लाना है, ठीक है। सो यहां पे सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इन 2 में d। इस फॉर्मूले का यूज होगा, यही एक सम का फॉर्मूला है जो हमारा यूज हो रहा है। एक्सरसाइज 5.2 में हमारा nth टर्म का फॉर्मूला यूज हुआ था, यही दो फॉर्मूले हमारे इस पूरी यूनिट में चल रहे हैं। सो सम का फॉर्मूला यूज होगा हमारा। इस फॉर्मूले को ड्राइव करना मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको ये याद करने में दिक्कत होती है, मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, वो जाके उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता रहेगा कि किस कंसेप्ट की वजह से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। सो यहां पे हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Sn हमारे पास 636 अवेलेबल है, तो यहां पे आएगी वैल्यू हमारी 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इसलिए हमारा यहां पे n अपॉन 2 सेम टू सेम 2 इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 9 रखेंगे हम यहां पे वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू में d हमारा कॉमन डिफरेंस है +8 जो कि हमने फाइंड किया था डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहां पे सेकंड टर्म को जो हमने फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट किया था। सो यहां पे इस 2 को सबसे पहले मैं 636 के पास मल्टीप्लाई में भेजूंगा। आप चाहो तो इस 2 को यहीं लिखा रहने दे सकते हो, अगर यहां पे आपको कैलकुलेशन और यहां पे डिफिकल्ट नहीं बढ़ानी है तो यहां पे n अपॉन 2 आप सिमिलर लिखा रहने दो, क्योंकि इस 2 को अगर आप उधर भेजोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां पे हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगी हमारी यहां से वैल्यू प्लस n माइनस 1 जो है इस n माइनस 1 ब्रैकेट का 8 में मल्टीप्लाई करना है। सो इस 8 का मल्टीप्लाई अगर हम n में करेंगे तो 8n आएगी वैल्यू, और इस 8 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा हमारा यहां से रिजल्ट। सो पहले हमने यहां पे ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू क्या आ रही है 8 का अंदर दोनों में मल्टीप्लीकेशन 8n माइनस का 8, ठीक है। अब ये 18 में से हम इस 8 को डिडक्ट कर सकते हैं, यहां पे ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट। इक्वल्स टू के उस साइड 636 हमारा सेम चल रहा है, n अपॉन 2 हमारा यहां पे भी सेम है, और यहां पे 18 में से हमारा 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारी वैल्यू बचेगी 10 प्लस 8n यहां पे हमारा सेम इस तरीके से लिखा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साथ सॉल्व होती हैं और अल्फाबेट्स वाली वैल्यू अलग सॉल्व होती हैं। सो यहां पे सिंगल n वाला एक और टर्म नहीं है, इसलिए 8n हमारा सिमिलर ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा। अब यहां से हम देखो, आप यहां पे 10 के पास और 8 के पास दोनों के पास से 2 कॉमन आ सकता है, और अगर हम उस 2 को कॉमन लेंगे सो ये अपॉन में जो 2 है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहां से 2 कॉमन आया, सो यहां पे बाहर आ गया हमारा 2 ब्रैकेट में से, यहां पे बचेगी वैल्यू 5 और यहां पे बचेगा हमारा 4n।
अब अगर मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करने से 10 आएगी मेरी वैल्यू, और 2 का 4n में मल्टीप्लाई करने से मेरी वैल्यू आएगी 8n। सो जस्ट ऊपर वाले ब्रैकेट पे पहुंच जाएंगे हम अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहां पे जो 2 कॉमन लिया है, इसका कॉमन लेने का मेन हमारा यही रीजन था कि ये नीचे जो अपॉन में 2 है इसको कैंसिल आउट करना है। सो अब हमारी सिंप्लीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू आ रही है 636 इज इक्वल टू, अब ये n जो है इस n का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में दोनों में करेंगे। सो इस n का मल्टीप्लाई 5 में अलग से होगा और n का मल्टीप्लाई प्लस के 4n में अलग से होगा। सो n का 5 में मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारी वैल्यू आएगी 5n, प्लस साइन जो बीच में हमारा है, n का 4n में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4n स्क्वायर, क्योंकि एक n पहले से था वहां पे और एक और n का प्रोडक्ट होगा तो n स्क्वायर हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब यहां पे 636 को हम उस साइड लेके जाएंगे। सो यहां पे बचेगा हमारा 0 इज इक्वल टू, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, 4n स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं मैं, फिर लिख रहा हूं मैं 5n वाली वैल्यू को, और 636 हमारा आ जाएगा सबसे एंड में। वहां पे वो चीज पॉजिटिव थी तो इक्वल टू किस साइड आके नेगेटिव। सो यहां पे हमारी ये आ चुकी है इक्वेशन। अब मैंने इस साइड 0 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में बना रहा हूं, यानी कि हमारा यहां पे ये आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे कि हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से x है यहां पे टर्म, और हमारा मेन क्वेश्चन में n के टर्म्स में आ रहा है, तो मैं इसलिए इसको चेंज करके लिख लेता हूं। इसको मैंने चेंज कर लिया an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हम ये वाली स्टेप को कर देते हैं रब, ताकि यहां से आपको क्लियर होगा कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक स्क्वायर वाला टर्म है, एक सिंगल n वाला हमारे पास टर्म है, और एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल है। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसके आगे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड्स पढ़े हैं, एक हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम फॉर्मूले में a b और c की वैल्यू ले जाके रखते हैं, जिसमें a की वैल्यू यहां से हमारी होगी +4, b की वैल्यू होगी हमारी +5 एंड c की वैल्यू होगी हमारी माइनस का 636, ठीक है। साइन के साथ वो वैल्यू जाती है, ठीक है। सो अगर आप फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हो तो आपको a b और c की वैल्यूज ले जाके वहां पे करनी है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, और थर्ड वाला जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है वो काफी लेंदी होता है, इसलिए हम उसको वहां पे यूज नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस मेथड की सबसे पहली स्टेप होती है कि आप a और c का करोगे प्रोडक्ट। सो यहां पे आपका a और c का प्रोडक्ट होना है, यानी कि 636 और 4 का मल्टीप्लाई। सो यहां पे a और c का प्रोडक्ट हमारी सबसे पहली स्टेप होती है। सो हमारी वैल्यू आएगी यहां पे 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 636 में, ठीक है। अब यहां पे आप इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करने की जगह मैं यहां पे इसलिए नहीं करवा रहा हूं प्रोडक्ट, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में यहां पे फैक्टर्स लेने वाले हैं। सो उस 4 का मल्टीप्लाई करने का कोई यूज नहीं रहेगा जब हम फैक्टर्स लेने वाले हैं। तो मैं यहां पे डायरेक्टली फैक्टर्स निकाल रहा हूं किसके, 636 के। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, देन 2 से जाएगा ये 1 टाइम्स, यहां पे बचेगा 1, 16 हुआ, 2 से जाएगा ये 8 टाइम्स, वापस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से गया हमारा ये 2 1 ज़ा 2, 1 यहां पे बचेगा, 2 5 ज़ा 10, वापस 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18। देन नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे 3 से जा रहे हैं ये दोनों, 3 से जाएगा हमारा 159, 5 टाइम्स जाएगा 15 और 9 जाएगा हमारा 3 टाइम्स, और 53 इसके आगे और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, वो एक प्राइम नंबर है, सो वो 53 से ही जाके कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, और एक 4 और है हमारा एक एक्स्ट्रा फैक्टर। सो हमारे फैक्टर्स आए हैं 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 53। ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, मैंने ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं करा क्योंकि यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर फैक्टर्स निकालोगे तो सेम फैक्टर्स निकलेंगे, इसलिए मैंने इस 4 को अलग से ही लिख लिया पहले, क्योंकि वो एक फैक्टर रहेगा। मल्टीप्लाई बाय बाकी जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हमने यहाँ पे पीछे नीचे हमने लिख लिए हैं यहाँ पे सॉल्व करके। सो यहाँ पे अब हमें 2 स्टेप में इसको तोड़ना है। जो हमारा बीच वाला टर्म है प्लस का 5n, इसलिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। सबसे पहले मैं इस स्टेप को एक बार और लिखूंगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। सो इस बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है,
और उस दो पार्ट में स्प्लिट करने के वजह से जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका बीच वाला टर्म ही आना चाहिए, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। लेकिन वो दो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ए और सी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो पार्ट में तोड़ा जाता है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, 8 2 आपका हो जाएगा 16 और 16 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 48। सो 48 हमारा एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा 53। और जब आप 53 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हो आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5। सो प्लस का 5 लाना है, इसलिए हमारा 53 पॉजिटिव लेंगे हम और 48 लेंगे हम नेगेटिव। अगर हमारा -5 होता बीच में तो 53 नेगेटिव आता और 48 आता पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बीच वाले टर्म वाली चीज। ठीक है, सो +53 और -48 ये हमारे दो टर्म्स रहेंगे जिसमें ये स्प्लिट होने वाला है। सो यहाँ पे 5n है, तो याद रखना इन दोनों के पीछे n लगाना मत भूलना, और फिर इन दोनों को सेम यहां से उठा के हम इधर रख देंगे वैल्यू में। सो 0 = 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636। और ये वाला पार्ट जो है ये सब रफ में है जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं। सो इसको सिर्फ आपको फैक्टर्स निकालने के लिए ही कंसीडर करना है, बाकी आपको सॉल्व सिर्फ यही करके आना है वहां पे। सो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 53n में से 48n को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5n आएगी वैल्यू, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसी टर्म को स्प्लिट करना था फैक्टर्स निकाल के। तो फैक्टर्स आपके a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को सिंप्लीफाई करके ही फैक्टर्स निकलने हैं। ऐसे डायरेक्टली अगर 5n अगर हम देखें तो अगर आप 10n में से 5n को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपका 5n ही आएगा। तो ऐसे कोई भी दो टर्म्स यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, आपको इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के ही दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। अब इसके बाद हमारी लास्ट 2 स्टेप्स बचती हैं, जिसमें आपको ये जो आगे वाले दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन लेना रहेगा और जो पीछे वाले दो टर्म्स हैं उसमें कॉमन लेना रहेगा। सो यहाँ पे 0 ही आएगा। 0 अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये 4 है वैल्यू और ये 53 है वैल्यू, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन इसके पास 2 बार n है और इसके पास 1 बार n है। सो एक n कॉमन हम ले सकते हैं दोनों में से। सो यहाँ पे बचेगा हमारा 4n और यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का 53, क्योंकि बाकी सब देख सकते हो आप कि बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ एक n यहां से गया तो यहाँ पे सिंगल n बचा और यहां से n गया तो सिर्फ 53 हमारा रिमेनिंग बचेगा। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन तो कॉमन लेने वाले हैं। और 48 और 636 आप अगर इन दोनों में कॉमन देखोगे तो आप देख सकते हो कि 2 2 4 और 4 3 12। 12 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर 636 में आप कॉमन निकालोगे तो 12 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, बाकी 53 बचती है वैल्यू, और 48 के पास 53 फैक्टर नहीं है। सो माइनस का 12 आएगा कॉमन इन दोनों में से। अगर माइनस का 12 इधर से कॉमन जाएगा तो 12 4 48 होता है, तो 4 बचेगा, और n यहां से कॉमन नहीं गया है क्योंकि इसके पास n नहीं था, तो ये n हमारा सेम इस तरीके से लिखा होगा। माइनस साइन जो कॉमन जा चुका है, जिसकी वजह से अंदर वाला साइन हो जाएगा हमारा प्लस, और 636 में से जब आपने 12 जो है बाहर कॉमन निकाल दिए हैं तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका 53। ये आ गई ये वैल्यू हमारी इस ब्रैकेट की। और इस स्टेप की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि जो आपका आगे ब्रैकेट आया है वही सिमिलर आपका पीछे मिलना चाहिए। अगर 4n + 53 यहां पे है, सेम 4n + 53 यहां पे होगा कॉमन लेने के बाद। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, साइन का भी डिफरेंस है तब भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब यहां पे ये दो वैल्यूज है हमारी, एक ये है माइनस दूसरी ये है। इन दोनों में आप देख सकते हो कि 4n + 53 दोनों के पास कॉमन है। सो अब हम 4n + 53 एक बार और कॉमन लेंगे। सो हमारा इधर से जब 4n + 53 कॉमन गया तो रिमेनिंग बचेगा सिर्फ n, बीच में माइनस साइन, और इधर से ये वाला ब्रैकेट बाहर कॉमन गया तो माइनस का 12 हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब यहां पे लास्ट स्टेप बची है 0 ये दो ब्रैकेट आए हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। ये कब हो सकता है? या तो 4n + 53 वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो, या फिर n - 12 0 के इक्वल हो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि इनमें से किसी एक की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, इसलिए इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंसीडर किया जाता है। अब यहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे,
जिसके लिए 4n इज इक्वल टू 53 पहले उधर जाएगा, माइनस का 53 हो जाएगा, एंड n इज इक्वल टू माइनस 53, ये 4 मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा डिवाइड में, और n आपके नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वाला आंसर हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखना, जब भी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करोगे या फिर आप किसी की एज काउंट करोगे या वेट काउंट करोगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकते। अगर कोई एपी गिवन है, उसमें ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसको आप किस तरीके से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 आएगी वैल्यू। ये वैल्यू आपकी कभी भी ना पॉइंट में आएगी ना कभी भी नेगेटिव आएगी, इसलिए ये वाला आंसर हमारा रिजेक्ट हुआ। सेकंड वाली वैल्यू देखते हैं, ये 12 उस साइड जाएगा, सो वहां पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव का 12, और n की वैल्यू पॉजिटिव विदाउट पॉइंट में, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के आ चुके हैं हमारे पास 12, जो कि हमें फाइंड करके लाना था। n इज इक्वल टू 12 हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसके लिए हमने यहां पे ये पूरा प्रोसेस किया था। सम की वैल्यू 636 अवेलेबल थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 था, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके निकल के आया था हमारा प्लस का 8, सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करा, सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में यहां पे सॉल्व करके एक वैल्यू आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से ही करके आंसर निकालना है। जिसको फॉर्मूला मेथड अच्छा लगता है वो प्लीज फॉर्मूला मेथड पे ही जाना। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में ए और सी का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकाले जाते हैं, और उस फैक्टर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है, जिसको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके बीच वाला टर्म निकल के आ सके। जैसे ही वो स्प्लिट हुआ, हमने यहां पे वैल्यूज रखी, आगे के 2 में कॉमन, पीछे के 2 में कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो ये वाला ब्रैकेट आपका दोनों में सिमिलर आएगा, फिर उसको कॉमन लिया जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसके बाद इन दोनों को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। दोनों को जब हमने 0 के सामने अलग अलग रखा, एक से हमारी वैल्यू माइनस में भी आई और पॉइंट में भी आई, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर रिजेक्ट, और n की वैल्यू 12 हो जाएगी हमारी फाइनल आंसर। ये वाला आंसर तब कंसीडर किया जाएगा जब सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना हो। जब भी आपसे एज पूछी जाएगी या फिर वेट या फिर नंबर ऑफ ऐसे इस तरीके से स्टूडेंट्स पूछ लें या नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लें, तो हमेशा ये वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट होगी, और जो आपकी पॉजिटिव विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।